हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। कैसा चला है प्रिपरेशन भाई? टेलीग्राम वगैरह पे तो मैं क्विज डाल रहा हूँ, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं। थोड़ा सा जाकर ना उसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। टाइम दे दे के मैं क्विज डालता हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे देखिए 10 बजे से अब तक वहाँ पे क्विज डालना मैं शुरू करता हूँ। तो आप लोग देखिए 10 बजे मत आइए। आप लोग का टाइम ऐसे एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फिर से आइएगा टेलीग्राम पे, फिर से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको मैं पहले बता चुका हूँ 11 बजे रात को आइए और आप लोग अपना टेस्ट लगा लीजिए। ओके, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह 10 से 11 के बीच में सारा क्वेश्चन जितना मुझे पोस्ट करना होता है मैं कर देता हूँ। ओके, ऐसे टाइम आप लोग वेस्ट मत कीजिए। 10 से 11 बजे आप लोग पढ़ाई कीजिए, 11 बजे आकर टेस्ट दीजिए सीधे। 10 बजे से मैं पोस्ट करना स्टार्ट हूँ। एक ही बार में क्वेश्चन सारे पोस्ट नहीं किए जा सकते हैं। ओके, ऐसा सिस्टम टेलीग्राम पे नहीं है कि सारा क्वेश्चन को एक ही बार अपडेट कर दिया जाए। आपको जो है से क्वेश्चन जो है से एक एक करके पोस्ट करना होता है। ओके, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और जिनको टेलीग्राम को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है वो आप ख्याल रखिएगा, जाके चैनल का नेम टेलीग्राम पे एज इट इज जो नाम है सर्च कर लीजिएगा, आपको जैसे वहाँ से खुल के आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह वहीं पे मिलता है। कल संडे को रात के 9 बजे टेस्ट है आप लोग का जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 3 का। मैं बोला था बता दूंगा, तो अभी सुन लीजिए। पेपर 3 का टेस्ट होने वाला है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक में पेपर 1 का आप लोग का टेस्ट कराऊंगा। ओके, टोटल देखता हूँ कितना क्वेश्चन डालता हूँ। एबव 50 क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे। जितना मैं बना पाऊंगा उतना आपको टेस्ट में उतना क्वेश्चन का करा दूंगा। कोशिश तो यही रहेगा कि 100 क्वेश्चन कराया जाए, लेकिन 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो क्या बहुत ज़्यादा लॉन्ग 100 क्वेश्चन का सेट बना दिया जाए? आप लोग को बताइए, 100 क्वेश्चन का सेट बना दिया जाए। वीडियो अगर लंबा होगा तो क्या प्रॉब्लम नहीं है? तो नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि जी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 100 क्वेश्चन बना दूंगा। और इसको बनाने के लिए कल का वीडियो आपको सस्पेंड करना पड़ेगा मुझे संडे का, क्योंकि डेली मैं 2 वीडियो लाता हूँ। तो 2 वीडियो के अलावा भी उस वीडियो को लाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो मुझे समय चाहिए ना सब कुछ करने के लिए। तो कल मैं वीडियो नहीं ला पाऊंगा। इस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करूँ, मतलब तैयारी करना होगा। तो 9 बजे आप लोग रात को आ जाइएगा। एक सुबह में वीडियो आप लोग को छोटा सा देखने को मिलेगा इसके रिगार्डिंग। ओके, तो कुछ बातें थी, तो थोड़ा सा जानकारी आप लोग को देना था। द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12। आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं, पता नहीं बताया कि नहीं। आज हम लोग जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं ना। चलिए 20 क्वेश्चन बनेगा आपको पेपर 3 में। द प्रेजेंस ऑफ सारे चीज़ पढ़िए ना, सारा चीज़ को पढ़िए। कोई एक पार्टिकुलर चीज़ को छोड़ के जाए पढ़ लेने से नहीं क्लियर नहीं हो जाएगा एग्जाम। हर एक चीज़ को पढ़िए। कोई देखिए रीजनिंग और आप लोग बात कर रहे हैं हमको एप्टीट्यूड के बारे में, तो मैं सब कैसे करा सकता हूँ? ओके, सब मैं नहीं करा सकता हूँ। रीजनिंग और एप्टीट्यूड सब मैं नहीं करा सकता हूँ। आप लोग इसको देखिए। ओके, बहुत सारे वीडियो वगैरह मिल जाएगा, कोई तैयारी करवा रहे होंगे। मैं हर एक चीज़ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको जनरली रूप से मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। मैं आपको जनरली आपको जीके और इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। हिंदी का वीडियो आप लोग मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं जीके और इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। ओके, तो चलिए, तो देख लिया आपने। तो यही सारा कुछ चीज़ आप लोग को डाउट के लिए आप लोग मैथ्स और रीजनिंग को मैनेज कीजिए थोड़ा, ठीक है। तो चलते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत सारा बकवास हो गया। द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 हैज बीन डिस्कवर्ड बाय विच प्रोसेस। कहा जा रहा है ना कि जो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट का डिस्कवर किया गया था, पता लगाया गया था कि जो है से उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा? कोई पर्सन नहीं, एक प्रोसेस का नाम पूछा गया है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा, बोरेक्स बिड परीक्षण है, या फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण है। क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो देखिए, जो कोबाल्ट जो पता लगाया गया था विटामिन B12 में, वो लगाया गया था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा। ओके, तो ये टेस्ट के द्वारा पता चला था। अगर देखिएगा तो ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वगैरह है, इसका यूज आप लोग करते हैं ना ब्लड प्रेशर को लो करने में। क्या करने में? ब्लड प्रेशर वगैरह को लो करने में भी इसका यूज किया जाता है। बाकी इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका होता है C5H4, उसके बाद Fe(N6)Na2O3, ये फार्मूला होता है। C5H4Fe, C5H4Fe(N6)N2O3, ये होता है। चलिए, तो ये सारा है, इसका यूज आप लोग देख लिया आपने। और कोबाल्ट पूछते हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। टोटल अभी विटामिन के बारे में चर्चा कर देता हूँ। कोबाल्ट का एक यूज याद रखिए। कोबाल्ट जो C60 है उसका यूज हम लोग कैंसर को ट्रीट करने के लिए करते हैं। ओके, और कोबाल्ट का टाइम नंबर 27 होता है। ओके, तो यही सारा चीज़ है कुछ, तो देख लीजिएगा। और ब्लड प्रेशर आप लोगों को नापने का यंत्र होता है, उसको स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर जो आपका ब्लड का प्रेशर जो नापता है, वो नापता है आपका आर्टरी में। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हाँ, चलिए थोड़ा सा विटामिन के बारे में सारा जान लीजिए कि विटामिन ए को जो केमिकल नेम है क्या है। विटामिन ए का है थायमिन है। विटामिन बी को आप लोग को राइबोफ्लोविन बोलते हैं।
B3 को आप लोग नियासिन बोलते हैं, विटामिन B5 को आप लोग पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, B6 को पायराटॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B12 को कोबालामिन या फिर इसको साइनोकोबालामिन बोला जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। बाकी सारे इसमें से जितना दिख रहा है बी विटामिन और सी, और उसके बाद होता है ए डी ई के। तो ए डी और ई के जो है से आपका देखने को मिलेगा फैट सोल्यूबल विटामिन है, और जो ए जो बी और सी है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। बाकी विटामिन ए बी सी डी ई का रुकिए थोड़ा सा कुछ काम करते हैं। विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, उसके बाद आपका ए डी ई, उसके बाद के है। विटामिन ए को आप लोग बोलते हैं रेटिनॉल, क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी को आप लोग जनरली जो फर्स्ट B1 होता है उसको लेते हैं, थायमिन बोलते हैं आप लोग। विटामिन सी को आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को आप लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसको बोलते हैं आप लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं, टोकोफेरॉल। अब देखिएगा, और के को आप लोग फिलोक्विनिन बोलते हैं ना, फिलोक्विनिन बोलते हैं। ओके, अरे क्विनिन दवाई भी होता है, पता है ना, मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए जो होता है, जो कि सिनकोना ट्री के बार्क से बनाया जाता है। बार्क मतलब छाल होता है। आंसर आई थिंक समझ में आ चुका होगा। देखिए मैं क्वेश्चन आज 18 लिया हूँ, लेकिन यहाँ से 100+ क्वेश्चन आप लोग सीख के जाने वाले हैं। ओके, एक स्लाइड में बहुत सारा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। और थोड़ा सा मेरा वीडियो, कभी भी कोई भी वीडियो आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए। मेरा हर एक वीडियो, जब मैं झारखंड डिस्कस करूंगा या साइंस डिस्कस करूंगा या कंप्यूटर डिस्कस करूंगा, पढ़ाऊंगा इसी तरह से। ओके, एक स्लाइड में भर भर के इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप लोग एग्जाम में जाएं तो पूरा खुश रहें कि चलिए क्या कोई इंसान पढ़ाया था, आप लोग क्या याद रखेंगे। ओके, नाइट्रोजन किसका एक अनिवार्य घटक होता है? बताइए। समस्त वसा का, ऑल फैट्स का, विटामिन्स का, प्रोटीन्स का, या फिर ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का? तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसका है, प्रोटीन है, या फिर किसका होता है? तो देखिए आप लोग बॉडी में नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है, क्या होता है? बॉडी में नाइट्रोजन लेते हैं प्रोटीन के लिए। किसके लिए? प्रोटीन में। तो यानी कि जो नाइट्रोजन होता है प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक होता है, यानी कि इसेंशियल कंपोनेंट होता है। ओके, आज थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ ना, प्रोटीन को थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? जो नाइट्रोजन होता है आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन का एक घटक होता है। देख लीजिए यहाँ से एक सिंपल प्रोटीन का मैं एग्जांपल लिया हूँ। तो प्रोटीन देखिए, सिंपल प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन बहुत सारा होता है, कंपाउंड वगैरह होता है, आप लोग को देखने को मिलेगा। थोड़ा सिंपल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जो सिंपल प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जिसको हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको सिर्फ एमिनो एसिड मिले। क्या मिले? एमिनो एसिड्स मिलता है। ओके, चलिए, तो होता है आपका सिंपल प्रोटीन, एमिनो एसिड। सभी एक और क्वेश्चन और आएगा, हाइड्रोलाइसिस मतलब उसका जो पानी के साथ रिएक्शन कराएगा तो एमिनो एसिड देगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। अब उसके बाद यहाँ से देख लीजिएगा, कुछ सिंपल प्रोटीन है, एल्बुमिन और जो ग्लोबुलिन्स है, 2 हिस्टोन्स है। उसके बाद यहाँ से स्केलर प्रोटीन्स वगैरह देखने को मिलेगा। उसके बाद कोलाजन है, इलास्टिन है, उसके बाद केराटिन वगैरह है, जी सब कुछ सिंपल प्रोटीन है, इसको देख लीजिएगा। केराटिन वगैरह समझते हैं ना, जो बाल वगैरह में पाया जाता है, जो प्रोटीन उसको बोलते हैं केराटिन वगैरह। ओके, चलिए, तो ये सब कुछ है सिंपल प्रोटीन के बारे में अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। एक सिंपल प्रोटीन का देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह है, यही से प्रोटीन ऐसे होता है। ओके, प्रोटीन वगैरह बहुत सारा डीएनए वगैरह भी आप लोग देखे होंगे, तो प्रोटीन वगैरह से बना होता है। ओके, ये हो गया। तो यही सारी चीज़ें थे, प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और बाकी एक चीज़ बताता हूँ, कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनको प्रोटीन का आवश्यकता होती है। जैसे कोई पीचर प्लांट है, क्या है? पीचर प्लांट आपको बताया था कि कोई चीज़ पीचर प्लांट है, कोई है कि सनड्यू प्लांट है, सनड्यू प्लांट है, पीचर प्लांट, और एक वीनस फ्लाई ट्रैप, ये तरह के कुछ प्लांट है। वो क्या करते हैं ना कि ये जो है कीट पतंगों को खाते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्टिवरस प्लांट भी कहा जाता है। इन लोग ऐसा करता क्यों है? तो इन लोग अपना बॉडी में नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए ऐसा करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए ही ऐसा करता है, क्योंकि ये सारे जो प्लांट्स उगते हैं ना, तो उस तरह के मिट्टी में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होता है, नाइट्रोजन उसमें नहीं होता है। इसलिए नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीट पतंग को खा लेते हैं। कीट पतंग में नाइट्रोजन होता है, तो उन लोग ऐसे नाइट्रोजन को पूर्ति कर लेता है। एक चीज़ यहाँ से नाइट्रोजन से और मुझे बात याद आ रही है कि नाइट्रोजन जो है से आप लोग को देखने को मिलेगा, प्लांट्स वगैरह जो है से डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% है, 21% आपका ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है 0.03%। ओके, 0.03%। तो यहाँ से अगर बात करें हम नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो कुछ क्या होता है प्लांट्स के रूट्स में वगैरह में आप लोग देखिएगा कि कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे कि आपको एक एजोटोबैक्टर, एक राइबोजियम, 2 बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है उसको ना डिजोल्व फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये नाइट्रेट्स जो है ना तब ऐसे प्लांट जो है सॉइल के थ्रू मतलब रूट के थ्रू सॉइल से ले लेते हैं। तो इस तरह का कहानी होता है। और आप लोग जो फल वगैरह खाते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, तो हम लोग जो है नाइट्रोजन का अपना पूर्ति ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो यही सारा चीज़ कुछ कुछ होता है। ओके, और बाकी बहुत सारा मतलब प्रोटीन वगैरह लेते हैं, जैसे कि आप लोग मीट वगैरह खाते होंगे, एग वगैरह खाते हैं, तो उससे भी आपको प्रोटीन का पूर्ति होता है। तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, यानी कि उसमें नाइट्रोजन होता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम लोग पूर्ति करते हैं। और फिर से जीव वगैरह पूरा मरते हैं तो नाइट्रोजन फिर हम मिट्टी में चला जाता है। ओके, चलिए, फिर से जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया वगैरह है उसको एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सारा कुछ कुछ कहानी है, समझ गए सर? बहुत सारा चीज़ बता दिया आपको, तो सारा चीज़ याद रखिएगा। ओके, नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है ना। अब इसका उपयोग लोग पूछते हैं कभी कभी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतल वगैरह होता है, जो जैसे कोका कोला अभी चल रहा होगा, मिरिंदा वगैरह, ओके, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक है, क्या होता, सॉरी, चिप्स वगैरह जो पैकेट होता है, चिप्स कुरकुरे वगैरह, उसमें नाइट्रोजन होता है। जो कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसमें CO2 गैस होता है ना। CO2 गैस भी ऑक्सीजन के फ्लो को रोकता है। ऑक्सीजन ही एक ऐसा गैस है जो खाना को खराब कर देता है। ओके, चलिए, तो ये सारा कुछ आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सेल। कहा जा रहा है ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि अचल संपत्ति इसको बोला जा रहा है। क्या बोला जाता है? कोशिका का इसको अचल संपत्ति बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, प्रोटीन को, या फिर न्यूक्लिक एसिड को। तो देखिए, जब आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी मतलब गुण नहीं, यहाँ पे संपत्ति है ना, संपत्ति संपत्ति का अधिकार तो आप लोग हटवा ही दिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। तो अचल संपत्ति है, तो अचल संपत्ति रहा नहीं अब किसी का। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, उसे आप लोग बोलते हैं कि क्या होता है, वह जो होता है कोशिका का अचल संपत्ति है। और अपनी तो चर्चा कर रहा था ना कि जो प्रोटीन होता है उसका आप लोग हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, ओके, तो उसमें क्या मिलता है आपको न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो न्यूक्लिक हम लोग बोलते हैं। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से आप बताता हूँ आपको। जैसे आप लोग देखिए, कोशिका का जो है से रासायनिक कारखाना किसको बोला जाता है? क्या मैंने, हमारा शरीर का रासायनिक कारखाना किसी को बोला जाता है? तो ऐसे क्वेश्चन कभी पूछते हैं तो शरीर का रासायनिक कारखाना आप लोग लीवर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं शरीर का रासायनिक कारखाना। यह आपके शरीर का, हमारे मतलब जितने भी लोग हैं सबके शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। ओके, लीवर। ओके, अच्छा एक चीज़ बताइएगा, लीवर का वेट कितना होता है? जाके सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा ना सरप्राइज हो जाइएगा। लीवर का वेट कितना होता है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच। जो आप लोग आंसर 1-2% दे रहे हैं, धीरे धीरे देते रहिए, आप लोग का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। तो लीवर के बारे में बता दीजिएगा, इसका वेट कितना होता है। बाकी न्यूक्लिक एसिड इसका आंसर हो गया। इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सेल बोलते हैं। लीवर को हम लोग बोलते हैं केमिकल लेबोरेटरी ना, केमिकल लेबोरेटरी, रासायनिक इसको कारखाना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द आयोडीन वैल्यू इज यूज टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये जो आपको न्यूक्लिक अम्ल था, न्यूक्लिक अम्ल का जो खोज हुआ था आपको देखने को मिलेगा 1869 में हुआ था। क्या हुआ था? 1869 में, यानी कि महात्मा गांधी के टाइम में हुआ था। ओके, और इनको किए थे आपको देखने को फ्रेडरिक मीसर नाम के पर्सन थे ना। फ्रेडरिक मीसर जो थे, फ्रेडरिक मीसर, वही जो है से इस जो आपको न्यूक्लिक एसिड का खोज किए थे। तो इसको याद रखिएगा, कुछ कुछ ऐसे पूछते हैं। बहुत सारा तो पढ़ा चुका हूँ ना, पोलियो वोलियो, तो सारा देखिए, रिवाइज कीजिए। द आयोडीन वैल्यू इज यूज टू मेजर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इन ऑयल। ऑयल में आप लोग जो है से आयोडीन वैल्यू का यूज आप लोग किसके लिए करते हैं? आयोडीन आपको पता है, आयोडीन एक नॉन मेटल में आता है। ओके, चलिए कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, पहले आयोडीन को तो पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आयोडीन जो होता है से आयोडीन मान का प्रयोग तेल में किसके प्राकलन यानी कि फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है? प्राकलन कमेटी आप लोग पढ़े हैं ना, एस्टीमेट कमेटीज वगैरह, तो प्राकलन के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोक्साइल समूह, हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, क्षार तत्व यानी कि बेसिक एलिमेंट के पता करने के लिए, असंतृप्ति यानी कि अनसैचुरेटेड नेचर पता करने के लिए होता है, या कार्बोक्साइल समूह या कि कार्बोक्साइल ग्रुप को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फैट में कि कैसा ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो देखिए, कभी भी आयोडीन वैल्यू का यूज हम लोग करते हैं तो वो असंतृप्ति यानी कि अनसेचुरेटेड जो नेचर होता है उसको पता करने के लिए करते हैं। आप लोग जब क्लास 10th में गए होंगे तो अनसेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड पढ़े होंगे। तो सेचुरेटेड में होता क्या है? सेचुरेटेड में आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको आप लोग अल्किन और अल्काइन बोलते हैं। ओके, एनी और YNE, बात समझ में आ रहा है? इसमें ANE होता है। तो ये सारा कुछ कुछ कहानी होता है, EN होता है अल्किन का, सॉरी। तो अल्केन, अल्किन और अल्काइन होता है। तो अल्केन जो होता है ऐसे क्या होता है? संतृप्त होता है यानी कि सेचुरेट होता है, और जो अल्किन और अल्काइन होता है वो अनसेचुरेटेड होता है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है क्या? थोड़ा सा आदत डालिए, आराम से सब समझ में आएगा। तो ये होता है अल्किन वगैरह। थोड़ा सा ना फॉर्मूला बता दीजिएगा, क्या पता है एग्जाम में क्या पूछ दें, CGL का एग्जाम है।
तो देख लीजिएगा अल्कीन का ना, सॉरी पहले अल्कीन का बताएंगे। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। उसके बाद अल्कीन देखेंगे जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन में आप लोग को देखने को मिलेगा CnH2n होता है। उसके बाद एक अल्काइन आता है, क्या आता है, अल्काइन आता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होने इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। इसमें n=1 से लेना है, दोनों में n=2 से लेना है, इसलिए तीन लोग अनसेचुरेटेड हो जाता है। ओके चलिए, एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजिनेशन, समझ गए ना, सारा फार्मूला देख लीजिएगा। n का मान इसमें 1 से लेना है, जनरल फार्मूला डायरेक्ट कभी कभी पूछ दिया जाता है, सीजीएल का एग्जाम में पूछ सकते हैं 10 से, ऐसे उस 10 का ही सिलेबस में है। ओके तो अल्कीन हो, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हो गया, बात समझ में आ रहा है। फार्मूला देख लीजिएगा, CnH2n हो गया, CnH2n-2 हो गया और CnH2n+2 हो गया, ये फार्मूला होता है। बाकी एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है, तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में आप लोग क्या होता है, कोई भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें आप लोग जो है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस द्वारा इसको संतृप्त बना देते हैं। क्या करते हैं, संतृप्त बनाते हैं। जैसे H2 इसको दे दिएगा तो C2H6 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। ओके तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ओके तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बनाने की प्रक्रिया के लिए हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यानी कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का यूज करते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके और बाकी एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल यानी कि वनस्पति तेल, उससे वनस्पति घी यानी कि वेजिटेबल घी बनाने के लिए किस प्रोसेस का यूज करते हैं, तो आप लोग वही जो है से हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का ही यूज करते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। ये पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में किस गैस का यूज करते हैं, तो नाम ही है हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। ओके और मार्केट में आप लोग घी देखते हैं ना, वो घी ओरिजिनल नहीं रहता, घी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ समझ में आ चुका होगा। हम लोग जो है कोई भी जो है ऑयल वगैरह को पता करते हैं कि सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ओके चलिए बाकी कुछ कार्बोक्साइल ग्रुप वगैरह थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि देखिए OH है, ये अल्कोहल का है ना, क्या है, अल्कोहल, ये अल्कोहल का है। उसका CHO आता है आपका अल्डिहाइड का सिंबल है अल्डिहाइड। उसके बाद आता है CO है, कीटोन का है, CO है कीटोन का है। और जो COOH है वो आपका देखने को मिलेगा कार्बोजाइलिक एसिड का, किसका, कार्बोजाइलिक एसिड का ये होता है, फंक्शनल ग्रुप है। यानी कोई पूछेगा कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका गुण किस पर निर्भर करता है, तो फंक्शनल ग्रुप पर यानी कि प्रकारात्मक समूह पर उसका गुण निर्भर करता है। ओके चलिए ये सारा कुछ चीज़ें हैं, तो चलिए हो गया, असंत हो गया। बाकी आयोडीन का पता है ना आप लोग को, जो आपका थायरॉक्सिन ग्लैंड है जो गला में प्रेजेंट होता है, उसका सिक्रेशन के लिए आपको आयोडीन चाहिए, अदरवाइज जो है स्वेल कर जाता है। जो आपका ग्लैंड है थायरॉक्सिन ग्लैंड वो स्वेल कर जाएगा अगर उसको आयोडीन नहीं मिलेगा तो, इसीलिए आपको आयोडाइज साल्ट है से लेने का आपको सलाह दिया जाता है। ओके चलिए तो टाटा नमक खाइए, देश का नमक खाइए। और आयोडीन ध्यान दीजिए एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टी का होता है कि जो नॉन मेटल होता है वह चमकता नहीं है। तो आयोडीन एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। आयोडीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकता है, यानी कि जिसमें साइन होता है ना, ये से चाहिए नहीं। ओके जिस तरह से आप में साइन है उस तरह से आयोडीन में भी साइन है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया C। मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, व्हाट इज इंक्लूडेड इन फाइबर डाइट। डाइट समझते हैं, डाइट में आहार होता है, और जापान का संसद का नाम भी डाइट है ना, तो याद रख लीजिएगा। तंतु आहार में निम्न से क्या शामिल होता है, ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, सेल्यूलोज या फिर वसा, क्या होता है। तो देखिए जो आपको फाइबर डाइट होता है ना, जो फाइबर हम लोग लेते हैं, फाइबर हम लोग जनरली ऐसे लेते नहीं हैं, हम लोग फाइबर को पचा नहीं सकते हैं। ओके जनरली फाइबर हम लोग को पचा नहीं सकते हैं। तो जो फाइबर डाइट होता है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। चलिए अब सेल्यूलोज जो देखिए हम लोग जो डायरेक्ट सेल्यूलोज नहीं लेते हैं, जो प्लांट्स वगैरह आप लोग देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ना घास है, क्या है, घास है, तो आप लोग घास क्यों नहीं खाते हैं मालूम है। तो ये कैसा सवाल है, तो सवाल अच्छा है। आप लोग घास इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि आपका बॉडी जो है घास को पचा नहीं सकता। थोड़ा साग वगैरह कहिए, उसमें थोड़ा सा ना सेल्यूलोज ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सेल्यूलोज देखिएगा एक तरह का। इसमें फार्मूला तभी थोड़ा सा अब लग रहा है ना, फार्मूला माइंड से निकल जाएगा, इसीलिए छोड़िए। तो सेल्यूलोज जो होता है एक मतलब नॉर्मल कंपाउंड नहीं होता, थोड़ा सा टफ कंपाउंड होता है। तो हमारा बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होता है, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसको पचा नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग सेल्यूलोज नहीं खाते हैं। यानी कि जो घास वगैरह होता है, फूल पत्ती वगैरह आप लोग नहीं खा सकते हैं जनरली, वो सब कौन खाता है, वो सब खाते हैं आपका एनिमल्स लोग। ओके समझ रहे हैं ना, तो हो गया सेल्यूलोज। चलिए बाकी प्रोटीन वगैरह, ग्लाइकोजन वगैरह तो आप लोग लेते हैं। हाँ ग्लाइकोजन से एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो आप लोग खाना जो खाते हैं ग्लूकोज वगैरह जो खाना वो बाद बनता है, तो उसके बाद बॉडी को सारा चीज़ नेसेसरी नहीं होता है तुरंत,
कुछ खाना को यानी कि एनर्जी को वह स्टोर कर देता है। तो एनर्जी को स्टोर करता है ना, तो वह हमारा बॉडी जो है से ग्लाइकोजेन के ही रूप में जो है से आपका स्टोर करता है। और प्लांट किस फॉर्म में उसको स्टोर करता है, वह स्टार्च के फॉर्म में जो है से आपका स्टोर करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है। तो यही सारा चीज़ हो गया, फाइबर डाइट वगैरह। ओके, और जो ये सब जो फाइबर डाइट वगैरह को पचा सकता है उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं आप लोग ना, जो कि गाय बैल वगैरह होते हैं, भैंस वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कौन करेक्टली मैच नहीं है? कुछ एसिड दिया हुआ है और उसमें किसमें वह कंटेंट होता है तो बताना है आपको। एसिटिक एसिड बोला जाता है सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड बोला जाता है चींटी में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड नींबू पाया जाता है, मैलिक एसिड बोला जाता है अमरूद पाया जाता है। तो बताइए कि किसमें कौन सुमेलित नहीं है? इसका तो आंसर पता चल गया होगा ना। चलिए, इसका आंसर मैलिक एसिड होगा। मैलिक एसिड अमरूद में नहीं पाया जाता है, ठीक है। मैलिक एसिड जो है आपका देखने को मिलेगा एप्पल में पाया जाता है। किसमें? एप्पल यानी कि सेब में पाया जाता है, जो कि एक फॉल्स फ्रूट है ना एप्पल। अमरूद में आपको देखने को मिलेगा, आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा ना, अमरूद में आपको ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलता है। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। बाकी एसिटिक एसिड जो होता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होगा, वही जो है कार्बोजेलिक एसिड का ग्रुप है। फॉर्मिक एसिड को देखिएगा आप लोग, इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मिक है ना, एसिड है या फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है। और साइट्रिक एसिड तो आप लोग देखने को मिलेगा नींबू वगैरह में है। अब इसको याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, एक नेटल पौधा होता है, सारा में आपको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलेगा। फॉर्मिक एसिड का कहीं कहीं नाम आपको देखने को मिल जाएगा मिथेनोइक एसिड भी है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। इसी को मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, वो IUPAC नेम है। फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है। एसिटिक एसिड अगर देखिएगा, ओके, तो एसिटिक एसिड इसका जो है से आपको IUPAC नेम देखने को मिलेगा। ओके, एसिटिक एसिड इसका IUPAC नेम है। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड का हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, सॉरी, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। क्या है इसका? एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है ना। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। देखिए कभी कभी ना बताता तो माइंड से उतर जाता है समझ गया? तो इसका क्या होता है? फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है सिरका का, और इसका जो है इसका IUPAC नेम है इसका इथेनोइक एसिड ना, इथेनोइक एसिड है। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। उस तरह से फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसका मिथेनोइक एसिड होगा। ऑक्जेलिक एसिड सारा बता दिया, नींबू वगैरह में सारा सही था। मैलिक एसिड आपको एप्पल में देखने को मिलेगा, अमरूद में आपको ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। तो ये सारा पॉइंट वहाँ पे गड़बड़ करके रखे थे, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। अब बाकी सिरका आखिर होता क्या है, क्या बवाल है? तो आप लोग को सिरका यानी कि जो विनेगर इसको नीचे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? विनेगर। तो 5 to 8% सोल्यूशन होता है ना, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड ना, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर लेना है। यानी कि वाटर लेना है 100 ग्राम, अगर वाटर लेते हैं, बात समझिए, 100 ग्राम अगर 100 ग्राम नहीं, अगर 100 ग्राम हमको सिरका बनाना है, विनेगर बनाना है, तो उसका लगभग आपको 95 मतलब करना है ना, तो लगभग आपको 92 से लेकर 95% तक आप लोग को रखना है पानी, और उसमें जो है एसिटिक एसिड मिलाना है 5 से 8%। तो कहने का तात्पर्य ये होता है मेरा। ओके, चलिए, तो ये सिरका होता है। क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी ना कि सिरका का मुख्य घटक क्या है, तो एसिटिक एसिड इसका है। ओके, बाकी सारी चीज डिस्कस करते हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉल्ड। यानी कि यहाँ से आपको बताना है कि किसी एटम से अगर न्यूक्लियॉन्स को निकालना है, न्यूक्लियॉन्स आखिर होता क्या है? डायग्राम लेना चाहिए था, तो नहीं लगता है कि लिया हूँ। तो यहाँ से न्यूक्लियस को निकालना है किसी एटम से। ओके, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम से निकालना है, तो उस एनर्जी जो आपको जरूरत पड़ती है वो क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियॉन ऊर्जा, या फिर समायोजी ऊर्जा। तो देखिए, यहाँ से जो एनर्जी आपको जरूरत पड़ेगा किसी, अगर मान लेते हैं कि जैसे न्यूक्लियस बता देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से पता होगा कि जो एटम होता है वह ऐसा होता है, एटम का साइज वगैरह। तो इसमें एटम्स में जो इसका सेंटर होता है इसका न्यूक्लियस, उसके बाद चारों तरफ जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव करते रहते हैं। फर्स्ट और सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता नहीं है। उसके बाद 2 के बाद आपको देखने को मिलेगा 8 वगैरह होता है, ऐसे 2, 8, 18, 32 ये सबको होता है, उसके बाद रिपीट करता है। तो इस तरह से जो आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे 2 चीज़ होता है, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कुल मिलाकर न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या को मिलाकर जो है आपको क्या बोलते हैं? आपको जो है से न्यूक्लियस बोलते हैं। तो वही बोला है कि न्यूक्लियस की संख्या को यहाँ से निकालना है कहीं बाहर में। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। ओके, तो याद रख लीजिएगा, यह बाइंडिंग एनर्जी है, इसको बांध के रखा है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो क्या हो सकता है, तो जो है से आपका उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए, तो ये सारा कुछ कुछ चीज़ है। बाकी यहाँ से कुछ कुछ बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग कभी कभी संयोजकता निकालते हैं, यानी कि वैलेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वैलेंसी। तो वैलेंसी के लिए सबसे पहले पता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई एलिमेंट जो है उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना, उसको वैलेंसी बोलते हैं हम। और वैलेंसी निकालने के लिए अगर मेटल है तो मेटल होगा तो 1 से 3 तक तो हो जाएगा। अगर कार्बन स्टार्ट होगा तो कार्बन का 4 होता है, उसके बाद नॉन मेटल स्टार्ट हो जाता है। तो नॉन मेटल का जो वैलेंसी निकालने के लिए आप लोग 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा लीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ से निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला होता है 2n², n का वैल्यू आपको 1 से लेना है, वेयर n रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट 1 2 3 एंड फर्स्ट represents what the first cell of the atom। तो यहाँ से हो गया, तो वैलेंसी वगैरह निकाल लीजिएगा, तो उसको संयोजकता बोलते हैं, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, चलिए, जैसा कि आप लोग देखे होंगे ना कि जैसे कि आप लोग एक सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं, आप लोग को बनाना है, मान लेता हूँ कैल्शियम क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का लिखते हैं, क्लोरीन लिखते हैं। तो इसका कैल्शियम का क्या होता है, इस पर चार्ज, कैल्शियम का चार्ज देखिएगा वैलेंसी वगैरह इसका आता है 2, क्या आता है 2। और जबकि क्लोरीन का 17 होता है, 17 होता है ना, तो 2 8 7 लगाइएगा, तो 5 4 से ज़्यादा आ गया, तो 8 में से 7 घटा लीजिए तो कितना आ गया, 1। यहाँ पे 1 रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसका फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना देते हैं, तो एक चोली में होता है। तो इस तरह से कंपाउंड्स वगैरह बनते हैं, तो वैलेंसी को याद रखिएगा। क्लियर, पूछ सकते हैं कभी कभी। इसको बंधन एनर्जी बोला जाता है। ओके, चलिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे, थोड़ा सा एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो पूरा पीरियोडिक टेबल आपको पता होगा, टोटल 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है ना। टोटल 18 जो है से ग्रुप देखने को मिलता है और 7 जो है से आपका पीरियड्स देखने को मिलता है। ग्रुप मतलब जो खड़ा होता है और जो पीरियड मतलब जो पड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं, मतलब इस वाला हॉरिजॉन्टल लाइन को आप लोग पीरियड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको ग्रुप बोलते हैं। तो 18 और 7 याद रख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसे डाल सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है से मोजले के द्वारा तैयार किया गया है। ओके, मोजले, और जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे है, तो इसको याद रख लीजिएगा। टोटल 118 एलिमेंट। तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन है, इसका सिंबल आप लोगों को पता होगा, F होता है फ्लोरीन का। तो यह ग्रुप 17 में आता है ना, ग्रुप 17 में पता है ना, 18 ग्रुप है, तो ग्रुप 17 में आता है। ग्रुप 17 को आप लोग हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब, हेलो का मतलब होता है साल्ट और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर, यानी कि साल्ट प्रोड्यूसर। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, ग्रुप 17 का एक एलिमेंट है क्लोरीन, उससे एक बना है NaCl। NaCl साल्ट है ना, यही तो कॉमन साल्ट है जो आप लोग घर में खाते हैं, जो कि आप लोग पसीना से निकलता है, बात समझ में आ रहा है, आंसू में होता है। तो यही सारे कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो फ्लोरीन हो गया इसका आंसर, तो इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, फ्लोरीन जो है आपको देखने को मिलेगा पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ओके ना, तो यही सारा चीज़ याद रख लीजिएगा इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क के बारे में चर्चा कर देता हूँ। जैसे देखिए, एक आप लोग 10th क्लास का जो बुक होगा तो आप लोगों ने ये रिएक्शन वगैरह ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 2 चीज़ होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें रिडक्शन आता है। तो Fe2O3 देख लीजिए, यहाँ से Fe2O3 का रिएक्शन किए आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो आपको क्या बन गया, Fe बन गया। क्या बन गया, Fe बन गया। और यहाँ से देखिएगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे CO2 बन गया। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, एक ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, यानी कि लॉस ऑक्सीजन कर रहा है। तो देखिए जो होता है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझ में आ गया, यह जो है जिसमें ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिएक्शन में देखिएगा कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, 10th में आपको डेफिनेशन ऐसे ही पढ़ाया गया होगा कि द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस, जो सब्सटेंस होता है ऐसे क्या बोलते हैं, अपचयित होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, और जो सब्सटेंस जो है उपचयित होता है उसको आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, तो यही सारा कुछ चीज़ें हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, अब रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, CO जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया यहाँ से। तो 2 चीज़ होगा, सब चीज़ अगर आएगा तो समझ लीजिएगा। देख रहे हैं ना, Fe2O3 से 2Fe हो गया, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है।
तो रिडक्शन हो गया, यानी जिस सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है उसको आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका फ्लोरीन। ओके, तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल, तो उसको भी याद रख सकते हैं, यही फ्लोरीन है। ग्रुप 17 में आता है, भूलिएगा नहीं, हैलोजेंस। और उसके बाद ग्रुप 18 आता है जिसको आप लोग इनर्ट गैस या नोबल गैसेस बोलते हैं। एक स्टूडेंट को पढ़ाया कि सर इनर्ट गैस क्या होता है, तो बोला कि ग्रुप 18 में नोबल गैस नहीं बताया था। तो बोला कि सर नोबल गैस बताया था आपने, इनर्ट गैस कहाँ बताए थे? तो चलिए दोनों बता दिया आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। ये सारा चीज़ हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया? अमोनिया का कौन सा एक गुणधर्म है बताइए? अमोनिया का पता है ना? पहले चलिए अमोनिया को बताता हूँ क्या होता है, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कीजिएगा। अमोनिया बनाने का सबसे फेमस जो प्रोसेस है, क्लास 12 वगैरह में गए होंगे झारखंड बोर्ड वाले, तो स्टडी किए होंगे N2+3H2। याद आ रहा है कुछ? आइए सारे भूल गए तो वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे निकेल या जो है पैडियम कैटलिस्ट दिया गया था। 300 ATM पर इसको बनाया गया था। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है, प्रेशर है ना, पैसा वाला ATM नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसके बाद जो है आपको बन जाएगा 2NH3, यही अमोनिया गैस है। क्या है? यही अमोनिया गैस है। अब समझ में आएगा कि दिक्कत है अभी भी। इस प्रोसेस को हम लोग हार्बर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। हार्बर प्रोसेस अमोनिया बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हिंदी वाले हार्बर प्रक्रिया इसको कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश तो सब मिक्स करके मैं चला रहा हूँ, इसलिए तो इतना टाइम लग जाता है मुझे। तो सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश में डालना होता है तो सुबह देखिए मैं डेली 4 वीडियो अपलोड करूँ। तो लेकिन दोनों का होता है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। नहीं तो अगर मैं सिर्फ ऐसे वीडियो डाल देता हूँ हिंदी वाले या सिर्फ इंग्लिश वाले, तो ऐसा ऐसा इमोजी आने लगता है, ऐसा ऐसा ए वाला इमोजी आने लगता है, समझे? तो आप लोग ये वाला इमोजी से मैं चाहता हूँ कि आपका ये वाला रहे। ओके, तो इसीलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। समझ गया ना? यह प्रोसेस अमोनिया आ गया। अब अमोनिया देख लीजिए कौन सा इसका गुण। अच्छा पूछा है ना कौन सा गुण है, नहीं है, नहीं पूछा है कौन सा गुण है। गंध रहित गैस है, जल में अविलय है, पित्त गैस है, या फिर इसका जो जलीय विलयन है वो जलीय विलयन इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। कुछ स्लाइड डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अमोनिया का जो कौन सा गुण है, गुण की बात कर रहा था। तो देखिए ये जो है इसका ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका जो जलीय विलयन है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो इसका गुणधर्म है। तो लाल लिटमस को अगर नीला कर दे रहा है तो इसका मतलब कैसा प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? बेसिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ना, तो इसको याद रखिएगा। एसिड जो है से आपको जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड कर देता है ना। क्या करता है? एसिड जो है से ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो यहाँ से लाल को लिटमस को नीला करता है। लिटमस क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है जो कि किसी सोल्यूशन में पता लगाता है कि वो एसिड है कि बेस है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो बाकी देखिएगा ना, अमोनिया का जो गैस बहुत तीक्ष्ण गंध होता है, जल में घुलता है ना, पित्त गैस नहीं है, पीला गैस नहीं है, रंगहीन गैस है ना। क्या है? रंगहीन और रंगहीन गैस है। इसका पीला कलर नहीं होता है, यह रंगहीन यानी कि कलरलेस है। क्या है? यह एक कलरलेस गैस है, लेकिन गंध इसका बहुत तीखा होता है, जल में भी घुलता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसीलिए सिर्फ यही सही था, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन वहाँ पे गलत हो गए। ओके, समझ में आ चुका है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्रोसेस वगैरह याद रख लीजिएगा। द मिक्सचर ऑफ फिश टू गैसेस आर यूज्ड इन गैस लेजर। गैस लेजर यहाँ पे गैसेस हो गया है। गैस लेजर में किसका आप लोग उपयोग करते हैं? कौन सा दो गैस लगाते हैं? क्लोरीन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन, और हीलियम और नियॉन। या हाइड्रोजन और हीलियम क्या बवाल करना है क्या? तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, आप लोग को न्यूक्लियर जो होता है फ्यूजन में, सन का जो आपका सोर्स है तो उसमें होता है, बहुत हाई एनर्जी होता है, उसको तो कंट्रोल करना मुश्किल है। तो किसका आप लोग यूज करते हैं? कौन सा गैस? तो हम लोग देखिए हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर यूज करते हैं ना। हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर यूज करते हैं गैस लेजर के लिए। गैस लेजर देखे हैं, वेल्डिंग वगैरह करवाएं कभी कि नहीं करवाए हैं? नहीं करवाए हैं? तो वेल्डिंग वगैरह कराएंगे तो वहाँ पे हीलियम और नियॉन देखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो हीलियम और नियॉन दोनों गैस He और इसका Ni फार्मूला होता है, सिंबल होता है, सॉरी, He और Ni। ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है और ये सब इनर्ट गैसेस है ना। इनर्ट गैसेस का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है फुल होता है। क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है फुल होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सिर्फ अब देखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में, ठीक है, बाकी सारा का सारा में 8 होता है ना। चलिए, ओह ये सारा चीज़ तो हो गया। क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा हाँ, अगर हाइड्रोजन वगैरह देखिए, क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं?
क्लोरीन गैस का आप लोग उपयोग करते हैं व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए ना, यानी कि अगर पानी वगैरह साफ करना है तो क्लोरीन गैस आप लोग यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर समझते हैं ना, व्यंजक चूर्ण उसको बोल रहा हूँ, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो आप लोग व्हाइट सब्सटेंस देखने को मिलता है, जिसका उपयोग आप लोग नाली वगैरह में करते हैं कीड़ा को मारने के लिए, या फिर चापाकल वगैरह में कभी भी डाला जाता है या कुआं में डाला जाता है कि कीटाणु को मार सके। हॉस्पिटल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। उसको बताना है कि विशेषता कौन नहीं है, उसका गुण कौन सा नहीं है। बोला जा रहा है कि ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव होता है। गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात से गुजर सकते हैं, या अलग अलग प्रकार के जो रेडिएशन है, जो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वह धातु के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। कौन सा जो है प्रॉपर्टी नहीं है? देखिए इसका आंसर बी होगा ना, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इनको देखिए माध्यम मिले चाहे माध्यम नहीं मिले, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है से किसी भी मीडियम से जा सकता है। आप लोग को मालूम होगा, मतलब ऐसे कहने का मतलब कि एयर वगैरह से अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उससे चला जाएगा, यानी कि एयर चाहिए भी होता है और नहीं भी चाहिए होता, नहीं मिलेगा तो भी हो जाएगा। ओके, अब ऐसे छेद के नहीं चला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिएगा कि दीवार के पार थोड़ी चला जाएगा, जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो दीवार के उस पार से तो उस पार नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से इसको याद रख लीजिएगा, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह गलत है। गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप लोग को पता होगा सन से अर्थ पर जो है लाइट आता है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो यहाँ से लाइट आता है तो आप लोग जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या उससे पहले कुछ है? नहीं है, फिर भी वहाँ से लाइट आ रहा है। और ये जो लाइट आता है वो रेडिएशन के थ्रू आता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किससे आता है? रेडिएशन, हिंदी में इसको विकिरण बोलते हैं। तो उसके थ्रू लाइट आता है, तो उसको याद रख लीजिएगा। तो ये गमन के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। बाकी विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इन लोग का स्पीड देखिएगा, जो लाइट वगैरह है उसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लाख में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 लाख जो है किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसके बारे में याद रख लीजिएगा। यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंग से के बारे में एक चीज़ सिर्फ याद रख लीजिएगा, जो विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट उसका ना 400 से 700 नैनोमीटर होता है उसका जो है वेवलेंथ। इसको याद रखिएगा। विजिबल लाइट जो होता है, जो दृश्य जो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, उसका जो होता है तरंग दैर्घ्य जो होता है 400 से 700 नैनोमीटर होता है। इसको याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन डाल सकते हैं आपको। नैनो में 10 टू पावर जो होता है -9 होता है। तो अगर मीटर में ना तो याद रख लीजिएगा 10 टू पावर -9। तो ऐसे कभी थोड़ा सा तो एप्टीट्यूड उतना तो आता होगा ना कि मतलब कन्वर्ट करके दे दें तो समझ लीजिएगा। नैनो में तो 10 टू पावर -9 होता है। तो यही सारा कुछ चीज़ें था, तो देख लीजिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। तो यही सारा है। अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग, जितना भी आप लोग लाइट वगैरह देखते हैं वह अनुप्रस्थ तरंग है ना, ट्रांसवर्स वेव। साउंड एक ट्रांसवर्स वेव, जो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, तो उसको याद रख लीजिएगा। जिधर साउंड वाइब्रेट का मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है उधर ही मोशन होता है ना, तब उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल। और जिधर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है वेव इधर मूव करेगा 90 डिग्री डायरेक्शन में, तब अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स बोला जाता है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। टू मेजर द लोवेस्ट टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो बोला जा रहा है कि सब बहुत कम टेम्परेचर नापना है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करना होता है तो पायरोमीटर यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे कम हमको टेम्परेचर वगैरह मेजर करना है तो क्या करेंगे? निम्नतम तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल थर्मोमीटर, पारद थर्मोमीटर जिसको बोलते हैं मरकरी थर्मोमीटर, मरकरी का हिंदी पारद होता है। अधिकतम पठन थर्मोमीटर या फिर निम्न पठान हो गया है निम्न पठन थर्मोमीटर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपको अल्कोहल थर्मोमीटर ना। अल्कोहल थर्मोमीटर का यूज हम लोग करते हैं निम्नतम तापमान को नापने के लिए। बाकी एक चीज़ तो बता दिया कि जो है हाई टेम्परेचर के लिए आप लोग पायरोमीटर का यूज करेंगे। अगर देखिएगा अल्कोहल वगैरह का टेम्परेचर वगैरह, तो अल्कोहल का क्या होता है 112 डिग्री इसका देखिएगा क्वथना हिमांक होता है जमने का। तो वहाँ से अगर 112 डिग्री होता है तो हम लोग इसको हम जो है नाप सकते हैं, इसका यूज किया जा सकता है। ओके चलिए, इसका हिमांक कितना होता है? अल्कोहल थर्मोमीटर। और बाकी क्लिनिकल थर्मोमीटर वगैरह आप लोगों को सारा चीज़ तो पता होगा ना, जो यूज करते हैं हम लोग थर्मोमीटर जनरल, जो इसमें मरकरी यूज करते हैं। अच्छा, थर्मोमीटर मरकरी क्यों यूज किया जाता है? मरकरी का सिंबल एजी होता है, इसको हिंदी में भारत बोलते हैं। थर्मोमीटर क्यों कहता है? क्योंकि देखिए इसका ना प्रॉपर्टी है मरकरी का कि टेम्परेचर मिलने पर एक्सपेंड कर जाता है, और जैसे टेम्परेचर जो है आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा एक्सपेंड करेगा, और टेम्परेचर जैसे लो होगा अपने आप भैंसे से कॉन्टैक्ट कर जाएगा। तो इस तरह इसका प्रॉपर्टी चलते इसको यूज किया जाता है। एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है मरकरी। ओके चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर था अल्कोहल थर्मोमीटर। अल्कोहल का जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना बताया हिमांक? -112 डिग्री सेल्सियस। सूरजकुंड का तो 88 डिग्री सेल्सियस है ना, आप लोग को तो पढ़ ही रहे होंगे झारखंड में 88 डिग्री सेल्सियस सूरजकुंड जो जल है आपका जलकुंड है सूरजकुंड हजारीबाग में, तो उसका कितना टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस रहता है, प्लस में, माइनस में नहीं प्लस में।
चंद्रमा पर देखने को टेम्परेचर मिलेगा आपको माइनस में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम वोलाटिलिटी, यानी कि किसका वाष्पन जो है से अधिक होता, तीव्रता से होता है। वाष्पन समझते हैं ना, जैसे कोई चीज़ आप पेट्रोल वगैरह रखते हैं, तो पेट्रोल वगैरह आप लोग रखते हैं तो कुछ देर के बाद उड़ जाता है, क्या जाता है, उड़ जाता है। तो इसी से बताना है कि किसका जो है से आपको वोलाटिलिटी अधिक देखने को मिलेगा, यानी कौन अगर वायु में रख दिया जाए तो कौन सबसे पहले जो है से उड़ जाएगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं। मिट्टी के तेल को देखने को मिलेगा लगभग 150 डिग्री सेल्सियस होता है, 150 डिग्री सेल्सियस होता है ना बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, तो इतना पर बॉयल करता है 150 से 300। जल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो पूरा इंडिया जानता है इसको। अल्कोहल का देखने को मिलेगा आपको 59 होता था ना, 59 या 57, इसका होता था 79। अल्कोहल का जो है 79 होगा, और पेट्रोल का 95 डिग्री होता है, क्या होता है 95 डिग्री। तो देख लीजिए तो कौन सबसे कम है, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल जो है से अधिक तेजी से वोलाटाइल होता है, तो अल्कोहल वगैरह रहेगा तो जल्दी उड़ जाता है सब। ओके चलिए, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी, वाष्पीकृत हो जाता है। ओके चलिए, और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको जो ठंडा महसूस होता है, जैसे कि गर्मी के दिन है तो आप लोग सूती कपड़ा यूज करते हैं, सूती कपड़ा यूज करेंगे, घड़ा यूज कीजिएगा। तो ये सारा जो हो रहा है सारा काम, वह जो ठंडा महसूस हो रहा है वह सब जो होता है ना से वाष्पीकरण के चलते ही हो रहा है। क्या होता है, वाष्पीकरण के चलते ही हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसको, जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन वगैरह। जैसे होता क्या है ना, जैसे एक समझा देता हूँ, जैसे कि घड़ा का पानी ठंडा क्यों रहता है, बहुत लोग जानते होंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं घड़ा है, क्या है, घड़ा बनाओ, ठीक है, चलिए आपका सुराही है, जस्ट बना लिया। तो सुराही बना लिया, तो होता क्या है कि इसके पानी है, घड़ा देखिए मिट्टी इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, जब घड़ा का पानी थोड़ा सा रिश्ता है इस छिद्र से होकर, तो बाहर का टेम्परेचर जो है ना, बाहर का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जो है से यूज हो जाता है किसके लिए, यह टेम्परेचर जो है से यूज हो जाता है इस पानी को भाप बना के उड़ाने में। तो जब टेम्परेचर यहाँ का यूज होता है तो यहाँ का इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे करके घड़ा का पानी ठंडा हो जाता है, ये प्रोसेस काम करता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करता हूँ। अंडर विच कंडीशन अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि किस कंडीशन में जो है से एक रियल गैस होता है ना, रियल गैस जो होता है से एक जो होता है से आपको आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है। आपको पता चलेगा कि रियल गैस वगैरह आइडियल गैस वगैरह। तो देखिए वह होता है आपका जो देखने को मिलेगा कि जो गैस है रियल गैस, वह आइडियल गैस क्या बनेगा, तो उसके लिए आपको जरूरी पड़ेगा प्रेशर आपका निम्न होना चाहिए, यानी कि लो, और जब आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कोई भी गैस जो अगर होता है, नॉर्मल गैस वगैरह रियल गैस, वह जो है आपका आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस के जैसा बिहेव करने लगता है। ओके, तो आंसर कहाँ चला जाएगा, निम्न दाब, यानी कि निम्न दाब और उच्च ताप, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, वर्ड को याद रख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से देख लीजिए एक आइडियल गैस इक्वेशन आता है, तो तीनों लॉ भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ना, डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ सकते हैं। जैसे बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स जी बोलते हैं कि किसी चीज़ का जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका प्रेशर का। ये बोलते हैं कि जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये बोलते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है ऐसे नंबर ऑफ मोल्स के आपका इक्वल होता है, एवोगाड्रो नंबर भी याद रख लीजिएगा, 6.23 10⁻23 होता है एवोगाड्रो नंबर। ओके चलिए, सारा कंबाइन कर दीजिएगा तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आता है, पीवी इज इक्वल टू क्या आता है, एनआरटी आता है। तो यही आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, तो देख लीजिएगा, तो यही गैस के लिए बनता है। पूछते हैं मैं डायरेक्ट, आर गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है बताइए, पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो इसके आंसर क्या हो गया, निम्न दाब यानी कि प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। व्हाई इज इट मोर पेनफुल टू बर्न विथ वेपर देन बॉइलिंग वाटर, यानी कहने का मतलब है कि भाप से जाइएगा ना, भाप से अगर कोई जलता है तो उसको ज़्यादा जलन महसूस होगा इन कंपेरिजन टू आप लोग गर्म पानी से जलते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो भाप का ताप अधिक होता है। क्या होता है, भाप का ताप अधिक होता है, या भाप एक गैस है और यह कार्य को शीघ्रपूर्वक निर्गमन कर सकता है, भाप जल्दी जल्दी काम कर सकता है, या भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, या शरीर में उपस्थित छिद्र द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाता है, क्या रीजन होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, भाप का जो गुप्त ऊष्मा होता है, क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसमें कहिएगा गुप्त ऊष्मा होता है ना, क्या होता है, गुप्त ऊष्मा उसमें ज़्यादा होता है। तो इसके चलते जो है से आपको जो है से आप लोग देखने को मिलेगा कि आपको जब जलिएगा उसे तो ज़्यादा जो है से आपको दर्द महसूस होगा। ओके, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा वाटर की बात करें ना, तो वाटर का जो है होता है ना, इसको गुप्त ऊष्मा देखिएगा 540 होता है, क्या होता है
540 आप लोग देखने को मिलेगा कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम इतना इसका होता है गुप्त ऊष्मा का वैल्यू। ओके, तो इतना होता है, तो इसे बर्न कीजिएगा तो आप लोग का जो है से जल जाएगा। ओके, तो यही होता है। ओके, चलिए हो गया ना। बाकी 1 कैलोरी में आपको पता है ना 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.2 जूल, तो इसको याद रख लीजिएगा। इस तरह हम लोग कैलोरी वगैरह यूज जब खाना पीना जब खाते हैं तो उसे एनर्जी मिलता है ना, तो उस केस हम लोग कैलोरी का यूज करते हैं। बाकी तो ऐसे एनर्जी का यूनिट आप लोग को देखने को मिलेगा जूल है या फिर वर्क का। व्हाट इज द रीजन कॉल्ड वेयर लैंड, मैरीन एंड कोस्टल इकोलॉजिकल सिस्टम आर इंक्लूडेड? तो जहाँ पर देखने को मिलेगा ना आपको लैंड वगैरह का, मैरीन वगैरह, लैंड मतलब समझते हैं जमीन, मैरीन मतलब समुद्र होता है, और कोस्टल इकोसिस्टम जितना भी इकोलॉजिकल सिस्टम है, कोस्टल मतलब जो समुद्र किनारे का तट वगैरह होता है, सारा इंक्लूड होता है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बोलते हैं आप लोग जीवमंडल रिजर्व। क्या बोलते हैं? जीवमंडल रिजर्व बोलते हैं। तो देख लीजिएगा राष्ट्रीय उद्यान वगैरह ये सब तो ज्योग्राफी में चला जाएगा। सबसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है ना यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स। मैं जब बहुत पहले पढ़ाता था ना, जब पहला वीडियो वगैरह देखिएगा तो जाके एंजॉय कीजिएगा। सबसे शुरू में मिलेगा नेशनल पार्क का वीडियो, जो उस समय पहले का वीडियो मैं अपलोड करता था, तब उस समय मैं नेशनल पार्क का वीडियो बनाया था शुरुआत के दौर में। तो वहाँ से बहुत सारा चीज़ बताया था। तो आंसर इसका हो गया जीवमंडल रिजर्व, अभ्यारण्य वगैरह नहीं होगा। क्वेश्चन है वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? यानी कि द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। बोला जा रहा है कि जब एयर फ्लो कर रहा है, एयर जब ब्लो कर रहा है, हवा बहने के लिए हम लोग ब्लो का यूज करते हैं, पानी बहता है तो उसको फ्लो यूज करते हैं। तो हवा जब बह रहा है तो उससे अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन। क्या बोलते हैं? एडवेक्शन। ध्यान रखिएगा, एडवेक्शन। अब एडवेक्शन और कन्वेक्शन में लोगों को समझ में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से समझ लीजिए कि एडवेक्शन एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब कोई फ्लूइड मूव करता है, कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, उसके साथ कोई चीज़ मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो अब उसको एडवेक्शन बोला जाता है। अगर सिर्फ कोई फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। कंडक्शन तो आपको पता होगा, कोई जो मेटल टच होता है तो दो बॉडी के बीच में, तो वहाँ से ट्रांसफर ऑफ हीट वगैरह होता है तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। और रेडिएशन यानी कि विकिरण अभी समझाया था कि अगर दो मीडियम के बीच में हीट को ट्रांसफर होने के लिए कोई अगर मीडियम नहीं चाहिए तो वो रेडिएशन कहलाता है। ओके, तो ये सारा कुछ चीज़ें हैं। तो अभी कन्वेक्शन और एडवेक्शन में अंतर समझ लीजिएगा। एडवेक्शन में क्या होता है, जब कोई फ्लूइड मूव करता है तो उसके साथ अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, उसके साथ साथ उसके मोशन के चलते, तो उसको एडवेक्शन बोलते हैं। और कन्वेक्शन किसको बोलते हैं? उस लिक्विड के मूवमेंट को ही हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा तो बताइएगा। ओके, बाकी सारा चीज़ बता दिया। सन से लाइट वगैरह रेडिएशन से थ्रू आता है। खाना वगैरह भोजन वाला वो जनरली पकाते हैं, वह कंडक्शन से होता है। और जो गर्मी ठंडी में आप लोग आगे तापते हैं वो आपका कन्वेक्शन से होता है, यानी कि ऐसे ऊपर करके हाथ रखते हैं, हाथ थोड़ी डाल देते हैं उसमें। जो आप लोग आग लगाते हैं उसमें हाथ थोड़ी डाल देते हैं, उसको तो ऊपर से हम लोग लेते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, बोला जा रहा है कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो जो है किस पर डिपेंड करता है? प्रकृति पर, यानी कि उसका नेचर पर, जो चालक है उसके प्रकृति पर, ताप पर यानी कि टेम्परेचर पर, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, लंबाई पर, या फिर ए या बी दोनों पर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो आप लोगों ने आराम से पढ़ा होगा कि इसमें नेचर और टेम्परेचर दो चीज़ पर डिपेंड करता है। नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। यहाँ पे प्रतिरोधकता का सिंबल क्या होता है? प्रतिरोधकता का सिंबल होता है आपका रो होता है। क्या होता है? रो। याद है ना, R = रो L/A, यही फार्मूला पढ़ा था आपने ना। तो यही रो होता है, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, या इसको कहीं कहीं स्पेशल रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। अब इसका एसआई यूनिट होता है ओम, सिर्फ ओम, इसको ओम पढ़ा जाता है। तो समझ गया आप। और यहाँ से याद रखिएगा, रजिस्टेंस नापने का जो यंत्र होता है उसको ओम मीटर ही कहा जाता है। ओके, ओम मीटर। तो इसका आंसर तो पता ही नहीं, इसका आंसर दो होना ई होगा, ए और बी दोनों, यानी कि नेचर और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करता है रजिस्टिविटी ना। लेकिन जो रजिस्टेंस है वह चार चीज़ पर डिपेंड करता है। किस पे? नेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ध्यान दीजिएगा, नेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एरिया हो गया, और उसका लेंथ हो गया। सब चीज़ पर डिपेंड करता है। ओके, नेचर, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, लंबाई पर, सब पर डिपेंड करता है। तो याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए यही सारा है, यही सारे कुछ क्वेश्चन थे। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सारी चीज़ समझ में आ चुका है ना? तो चलिए, सब चीज़ समझ में आ चुका होगा। नहीं होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद भी डाउट आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसको अगला पार्ट में हम लोग क्लियर कर लेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें।
मिलते हैं शाम को 8 बजे, वंदे भारतम। और हाँ, कल का वीडियो आप लोग ना मैं लाइव डालने की कोशिश कर रहा था, बट पता नहीं वीडियो प्राइवेट वगैरह कुछ बता रहा था, प्रॉब्लम आ गया तो मैं उसको सीधे ही क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो 8 बजे मिलते हैं, वंदे भारतम।